हेलो एवरीवन। तो अब हम थायराइड का अपना सेकंड पार्ट देख रहे हैं। फर्स्ट पार्ट आपने देख लिया होगा। अब हम सेकंड पार्ट देख रहे हैं। जो रिमेनिंग पोर्शन था इसका, उसमें हम देखेंगे फंक्शंस ऑफ थायराइड हार्मोन और डिसऑर्डर्स ऑफ थायराइड हार्मोन। ये दो मेन टॉपिक रह गए। चलिए शुरुआत करते हैं फंक्शंस ऑफ थायराइड हार्मोन से। तो फंक्शंस ऑफ थायराइड हार्मोन में देखिए टू मेजर इफेक्ट बॉडी पे देखने को मिलते हैं। दो मेजर फंक्शन इसके देखने को मिलते हैं। एक तो क्या है, इट इंक्रीज द बेसल मेटाबॉलिक रेट। बेसल मेटाबॉलिक रेट आपकी बढ़ा देता है ये। दूसरा, स्टिमुलेट ग्रोथ इन द चिल्ड्रंस, और बच्चों में ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है। बच्चों में ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है। तो देखते हैं कि सबसे पहला जो इफेक्ट है इसका, एक्शन ऑन बीएमआर या बेसल मेटाबॉलिक रेट क्या रहता है इसका। देखिए, थायरोक्सिन इंक्रीज द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज इन मोस्ट ऑफ द बॉडी टिश्यू एक्सेप्ट, यहां एक्सेप्शन याद रखना बहुत जरूरी होता है फिजियोलॉजी में। मेन आपको कुछ याद है, अच्छी बात है। अगर नहीं याद है तो एक्सेप्शन जरूर याद होना चाहिए। एक्सेप्ट ब्रेन, रेटिना, स्प्लीन, टेस्टिस एंड लंग्स। ठीक है, बाकी सभी जगह की ये बेसल मेटाबॉलिक रेट बढ़ा देता है। इट इंक्रीज बीएमआर बाय इंक्रीजिंग द ऑक्सीजन कंजप्शन ऑफ द टिश्यू। और ये कैसे बढ़ाता है बीएमआर को? ऑक्सीजन के कंजप्शन को बढ़ा देता है टिश्यू के अंदर। द एक्शन दैट इंक्रीजेस द बीएमआर इज कॉल्ड कैलोरीजेनिक एक्शन। ऐसे एक्शन को क्या बोलते हैं हम फिजियोलॉजी में? कैलोरीजेनिक, है ना। कैलोरी जेनरेटिंग, तो किसको कैलोरी जनरेट करेगा ये, है ना। तो कैलोरीजेनिक एक्शन कहेंगे। इन हाइपरथायरॉयडिज्म बीएमआर इंक्रीज बाय अबाउट 60% to 100% above the normal level, and in hypothyroidism it falls by the 20 to 40% below the normal level। तो जिन लोगों को थायराइड हो जाती है, अब डिपेंड करता है हाइपरथायरॉयड है या हाइपो है। तो हाइपर में बीएमआर कितनी, 60 से 100%, है ना। 60 to 100% इंप्रूव हो जाती है, जबकि हाइपो में इतना फर्क देखने को नहीं मिलता, 20 to 40% बिलो नॉर्मल होती है। ठीक है, अब ये ओवरऑल जो एक्शन है इसका, ये किस तरीके से होगा, ठीक है, ये देखते हैं जरा। तो दूसरा पॉइंट हमारा क्या दे रखा है? टू स्टिमुलेट ग्रोथ इन द चिल्ड्रंस। अब चिल्ड्रंस में ग्रोथ को कैसे स्टिमुलेट करेगा, उसके लिए हमें समझना पड़ेगा प्रोटीन पर क्या क्या इफेक्ट है, लिपिड पे क्या इफेक्ट है, स्केलेटल मसल पे क्या इफेक्ट है, उसकी बॉडी के एक एक पॉइंट पर, हमें छोटे बच्चे की बॉडी पर उसका क्या क्या इफेक्ट होगा, हर एक ऑर्गन पर, हर एक कॉन्स्टिट्यूएंट पर, ये हमें देखना होगा। तो सबसे पहले हमें ये देखेंगे कि अगर उसके अंदर ये ग्रोथ करा रहा है तो सबसे पहले प्रोटीन पे क्या इसका इफेक्ट पड़ेगा, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म पर। चलिए देखते हैं। थायराइड हार्मोन इंक्रीजेस द synthesis of protein in the cell. The protein synthesis is accelerated by following way. Number 1, by increasing the translation of RNA. Thyroid hormone increases the translation of RNA in the cell. Because of this, the ribosome are activated and more protein are synthesized. आपको पता है, आपने पढ़ा होगा नीट की तैयारी के दौरान ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन। तो ये ट्रांसलेशन की प्रोसेस को तेज कर देगा। राइबोसोम जल्दी जल्दी अमीनो एसिड्स को जोड़ जोड़कर क्या बनाएंगे, प्रोटीन्स बनाएंगे। प्लस बाकी इसकी और क्या इफेक्ट देखने को मिलेगा, बाई इंक्रीजिंग द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ डीएनए टू आरएनए। और कौन सी प्रोसेस को तेज कर देगा? जब ट्रांसक्रिप्शन तेज होगी तभी तो ट्रांसलेशन तेज होगी। जब पीछे से रॉ मटेरियल ही नहीं आएगा तो कैसे हो जाएगा? ठीक है, तो यहां पर क्या है, थायराइड हार्मोन ऑल्सो स्टिमुलेट द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ डीएनए टू आरएनए। दिस इन टर्न एक्सीलरेट द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन इन द सेल। सेम, दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं कि एक अगर एक में कुछ हैम्पर होगा तो दूसरा नहीं हो पाएगा। ठीक है। थर्ड, बाय इंक्रीजिंग द एक्टिविटी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ये इसका क्या मतलब है? इन एडिशन टू एक्टिंग एट न्यूक्लियस, थायराइड हार्मोन एक्ट एट माइटोकॉन्ड्रियल लेवल ऑल्सो। तो न्यूक्लियस पर तो एक्ट करता ही है, यानी आरएनए डीएनए वाला काम तो न्यूक्लियस लेवल पर होता है। माइटोकॉन्ड्रिया लेवल पर क्या करता है ये? इट इंक्रीजेस द नंबर एंड एक्टिविटी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इन मोस्ट ऑफ द सेल्स ऑफ द बॉडी। थायराइड हार्मोन एक्सीलरेट द सिंथेसिस ऑफ आरएनए and other substances from mitochondria by activating series of enzymes. In turn, the mitochondria increase the production of ATP, which is utilized for the energy required for cellular activity. तो देखिए थायराइड क्या कर देगा, ज्यादा से ज्यादा लेवल पर क्या करेगा, आरएनए सिंथेसिस तो करवा ही रहा है,
और बाकी के सब्सटेंसेस माइटोकॉन्ड्रिया से बनवाएगा, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा क्या हो सके, प्रोडक्शन हो सके एटीपी का, है ना, क्योंकि ट्रांसफार्मर कौन होता है सेल का, एनर्जी यूनिट कौन होती है, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। तो वहां से ये एटीपी को रिलीज करेगा फॉर द यूटिलाइजेशन ऑफ अदर सेल्यूलर एक्टिविटीज। और क्या करेगा फोर्थ प्रोटीन सिंथेसिस में, बाय इंक्रीजिंग द एक्टिविटी ऑफ सेल्यूलर एंजाइम्स, क्या करेगा, थायराइड हार्मोन ऑल्सो इंक्रीज द एक्टिविटी ऑफ एटलीस्ट 100 और मोर इंट्रासेल्यूलर, जो सेल के अंदर होते हैं ऐसे एंजाइम्स को एक्टिवेट कर देता है, सच एज अल्फा ग्लिसरोफॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेस, ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स, ये दो एंजाइम्स ग्लिसरोफॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेस एंड ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स, ये दोनों कैसे हैं, इंट्रासेल्यूलर एंजाइम्स हैं। दीज एंजाइम्स एक्सिलरेट द मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन एंड द कार्बोहाइड्रेट, दोनों पर इफेक्ट करते हैं एंजाइम, ये प्रोटीन पर ही नहीं करते, कार्बोहाइड्रेट पर भी करते हैं। दो थायरोक्सिन इंक्रीज सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, इट ऑल्सो कॉज कैटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन, और ऐसा नहीं है कि ये सिंथेसिस ही कराएगा प्रोटीन की, ये प्रोटीन को तोड़ता भी है कहीं कहीं, ठीक है। इट ऑल्सो कॉज कैटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन, अभी आगे समझेंगे कैटाबॉलिज्म किस प्रोसेस में ये करेगा, ठीक है। दूसरा है आपका एक्शन ऑन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन पे हमने देख लिया ग्रोथ में प्रोटीन का बड़ा हाथ है, अब देखिए कार्बोहाइड्रेट का क्या है। तो थायरोक्सिन स्टिमुलेट्स ऑलमोस्ट ऑल प्रोसेसेस इन्वॉल्व इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, थायरोक्सिन इंक्रीजेस द एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम जीआई ट्रैक्ट, पहला काम, ठीक है, एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देगा, बॉडी ज्यादा से ज्यादा ग्लूकोज को एब्जॉर्ब करने लगी। इट एनहेंस द ग्लूकोज अपटेक बाय द सेल बाय एक्सीलरेटिंग द ट्रांसपोर्ट ऑफ ग्लूकोज थ्रू सेल मेम्ब्रेन, और साथ में ये किसका अपटेक भी बढ़ा देगा सेल के थ्रू, ग्लूकोज का, ज्यादा से ज्यादा ग्लूकोज को अवेलेबल कराएगा हर एक सेल को। इट इंक्रीज द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज, और जो स्टोर्ड फॉर्म होती है ग्लूकोज की, ग्लाइकोजन, उसको भी ये ब्रेकडाउन करा करा के क्या बनाएगा, ग्लूकोज। और फाइनली एक्सेलरेट द ग्लूकोनियोजेनेसिस, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ग्लूकोनियोजेनेसिस, है ना, यानी ग्लूकोज अवेलेबिलिटी को बढ़ा देना ब्लड में, दैट इज ग्लूकोनियोजेनेसिस बाय ग्लाइकोजन, ठीक है। अब दूसरा है एक्शन ऑन फैट मेटाबॉलिज्म, एक्शन ऑन फैट मेटाबॉलिज्म, फैट के मेटाबॉलिज्म पर क्या एक्शन रहेगा इस पर, इसका देखिए, थायरोक्सिन डिक्रीज द फैट स्टोरेज बाय मोबिलाइजिंग इट फ्रॉम एडिपोज टिश्यू एंड फैट डिपॉजिट, द मोबिलाइज्ड फैट इज कन्वर्टेड इनटू फ्री फैटी एसिड एंड ट्रांसपोर्टेड बाय ब्लड, दस थायरोक्सिन इंक्रीजेस द फ्री फैटी एसिड लेवल इन द ब्लड। तो देखिए यहां पर भी कैसा इफेक्ट है इसका, कैटाबॉलिक इफेक्ट है, फैट पर भी और कार्बोहाइड्रेट पर, जबकि मैक्सिमम इफेक्ट प्रोटीन पर इसका कैसा है, एनाबॉलिक, क्योंकि मोर प्रोटीन बनवाता है, थोड़ा बहुत इसका कैटाबॉलिक इफेक्ट भी रहता है प्रोटीन पे, ठीक है। अगला इफेक्ट इसका किस पर देखने को मिलता है मुझे, एक्शन ऑन प्लाज्मा एंड लिवर फैट, जो प्लाज्मा में फैट है और लिवर में जो फैट है उस पर क्या इफेक्ट रहता है इसका, इवन दो देयर इज इंक्रीज इन ब्लड लेवल ऑफ फ्री फैटी एसिड, थायरोक्सिन स्पेशली डिक्रीज द कोलेस्ट्रॉल, फॉस्फोलिपिड एंड ट्राइग्लिसराइड लेवल इन द ब्लड प्लाज्मा, समझ में आ रही है बात। भले ही ये ब्लड में किसकी लेवल को बढ़ा देता है, फ्री फैटी एसिड, ये लेकिन किसको कम कर देता है, कोलेस्ट्रॉल, फॉस्फोलिपिड, ट्राइग्लिसराइड लेवल को प्लाज्मा में कम कर देता है। तो इन हाइपोसिक्रीशन ऑफ थायरोक्सिन द कोलेस्ट्रॉल लेवल ऑफ प्लाज्मा इंक्रीजेस रिजल्टिंग इनटू द अथेरोस्क्लेरोसिस, ठीक है, ब्लॉकेज वाले डिसीज हो जाते हैं आर्टरीज में, और जो कैपिलरीज हैं उनमें ब्लॉकिंग हो जाती है, उसको बोलते हैं अथेरोस्क्लेरोसिस, प्लैक फॉर्मेशन इनसाइड द ल्यूमेन ऑफ ब्लड वेसल, इट इज कॉल्ड अथेरोस्क्लेरोसिस। तो इसकी वजह से होगा, किस वजह से, कि अगर इसका हाइपोसिक्रीशन हो, यानी प्रॉपर लेवल में अगर थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज नहीं होगा तो ये उल्टा असर भी कर देगा। थायरोक्सिन ऑल्सो इंक्रीज डिपोजिशन ऑफ फैट इन द लिवर लीडिंग टू फैटी लिवर, अगर थायरोक्सिन डिक्रीज प्लाज्मा कोलेस्ट्रॉल लेवल बाय इंक्रीजिंग इट्स एक्सक्रीशन फ्रॉम द लिवर सेल इनटू द बाइल, कोलेस्ट्रॉल एंटर्स द इंटेस्टाइन थ्रू बाइल एंड देन एक्सक्रीटेड थ्रू द फीसेस, समझ में आ गई बात।
थायरोक्सिन क्या करेगा, ये इंक्रीज कर देगा फैट के डिपॉजिट को, कहां पर, लिवर के आसपास, उसको बोलते हैं फैटी लिवर। लेकिन प्लाज्मा कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम कर देगा। कैसे कर देगा कि लीवर सेल से बाइल की फॉर्म में इसको सिक्रीट करवाएगा, और ये बाइल हमारे फूड पर एक्ट करता है। तो फूड पर जब ये बाइल एक्ट करेगा तो एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल इंटेस्टाइन के थ्रू फीकल मैटर में बाहर निकल जाएगा। ठीक है। एक्शन ऑन विटामिन मेटाबॉलिज्म, विटामिन मेटाबॉलिज्म पे क्या असर देखने को मिलेगा, थायरोक्सिन इंक्रीजेस द फॉर्मेशन ऑफ मेनी एंजाइम्स, सिंस विटामिन्स form essential part of the enzymes. It is believed that vitamins may be utilized during the formation of enzyme. Hence, vitamin deficiency is possible during hypersecretion of thyroxine. अब जब हाइपर सिक्रेशन होगा थायरोक्सिन का तो वो ज्यादा एंजाइम्स बनवाएगा, ज्यादा एंजाइम्स बनाएगा तो विटामिन ज्यादा यूज होंगी, और जब ज्यादा विटामिन यूज होंगी तो फिर क्या होगा, इसकी कमी हो जाएगी, डिफिशियंसी हो जाएगी। ठीक है। बॉडी टेम्परेचर पे क्या असर पड़ेगा देखने को देखते हैं। Thyroid hormone increases the heat production in the body by accelerating the various cellular metabolic processes and increasing the BMR. It is called thyroid hormone induced thermogenesis. कौन सा थर्मोजेनेसिस, थर्मो माने टेम्परेचर से रिलेटेड होता है, थायराइड हार्मोन की वजह से इंड्यूस्ड थर्मोजेनेसिस है ना, हीट फॉर्मेशन है ना, हीट फॉर्मेशन थर्मोजेनेसिस। ड्यूरिंग हाइपर सिक्रेशन ऑफ थायरोक्सिन द बॉडी टेम्परेचर इंक्रीजेस ग्रेटली रिजल्टिंग इन एक्सेस स्वेटिंग, और ऐसे लोगों को क्या रहेगा, एक्सेस स्वेटिंग की प्रॉब्लम रहेगी। नेक्स्ट इज एक्शन ऑन ग्रोथ। ग्रोथ पर क्या एक्शन होगा, थायराइड हार्मोन हैव जनरल एंड स्पेसिफिक इफेक्ट ऑन द ग्रोथ, जनरल इफेक्ट भी रहेगा और किसी पर्टिकुलर ऑर्गन पर स्पेसिफिक इफेक्ट भी रहेगा। इंक्रीज इन थायरोक्सिन सिक्रेशन एक्सीलरेट द ग्रोथ ऑफ बॉडी especially in growing children. Lack of thyroxine arrests the growth. At the same time, thyroxine cause early closure of epiphysis. So the height of the individual may be slightly less in hypothyroidism. Hypothyroidism के केस में ऐसे लोगों की हाइट थोड़ी सी कम रहती है। Thyroxine is more important to promote growth and development of brain during fetal development and first few years of postnatal life. Deficiency of thyroid hormone during this period leads to मेंटल रिटार्डेशन। और अगर ऐसे बच्चे जिनकी मदर हाइपोथायरॉयडिज्म की केस में है ना, तो उनके फीटल ग्रोथ के टाइम पे ये हार्मोन ज्यादा अवेलेबल नहीं हो पाएगा मदर से, और उनके अंदर भी ज्यादा फॉर्मेशन नहीं होगी क्योंकि जेनेटिकली हो सकता है उस पर इफेक्ट आ जाए। तो क्या होगा, ऐसे बच्चे कैसे होंगे, मेंटली रिटार्ड पैदा होंगे। इसीलिए जब प्रेगनेंसी होती है तो डॉक्टर सबसे पहले थायराइड चेक कराता है, क्योंकि फीमेल में सबसे ज्यादा दिक्कत होती है थायराइड की। तो थायराइड चेक करा के ये चेक कराता है कि हाइपोथायराइड तो नहीं है, क्योंकि अगर थायराइड कम रिलीज हो रहा है तो इनिशियल थायराइड कहां से मिलेगा बच्चे को, मदर से। अब वही नहीं मिल रहा, मदर की बॉडी में कम बन रहा है, तो बच्चे के ब्रेन के डेवलपमेंट में हेल्पफुल नहीं होगा और क्या कर देगा, मेंटल रिटार्डेशन। नेक्स्ट, एक्शन ऑन बॉडी वेट। बॉडी वेट पर क्या रहेगा इसका, थायरोक्सिन इज एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग द बॉडी वेट। इंक्रीज इन द थायरोक्सिन सिक्रेशन डिक्रीज द बॉडी वेट। थायरोक्सिन इंक्रीज होगा, बॉडी वेट डिक्रीज होगा और फैट स्टोरेज भी डिक्रीज होगा। जबकि डिक्रीज इन थायरोक्सिन सिक्रेशन इंक्रीज द बॉडी वेट बिकॉज ऑफ फैट डिपोजिशन। और अगर हाइपोथायरॉयडिज्म का केस होगा यानी डिक्रीज इन थायरोक्सिन होगा तो क्या होगा, उल्टा होगा। तो इसका इनवर्स इफेक्ट होता है उस पर, वेट पर। थायराइड बढ़ेगा वो घटेगा, और वो बढ़ेगा तो वो घटेगा दूसरा। ठीक है, ये याद रखना। एक्शन ऑन ब्लड। ब्लड पर क्या देखने को मिलेगा भाई हमें, थायरोक्सिन एक्सीलरेट एरिथ्रोपोइटिक एक्टिविटी एंड इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट जनरल फैक्टर नेसेसरी फॉर एरिथ्रोपोइसिस। पॉलीसिथीमिया इज कॉमन इन हाइपरथायरॉयडिज्म। जाहिर सी बात है, जब थायराइड ज्यादा सिक्रीशन करेगा तो पॉलीसिथीमिया, इंक्रीज इन सेल, ब्लड सेल्स, उसको पॉलीसिथीमिया बोलते हैं, तो वो और ज्यादा ब्लड फॉर्मेशन करवाएगा। तो ये एक फैक्टर उसको अफेक्ट करेगा। एक्शन ऑन कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम। अब कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम पर इसका एक्शन देखते हैं क्या होता है कार्डियोवेस्कुलर पर। थायरोक्सिन इंक्रीजेस ओवरऑल एक्टिविटी ऑफ कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम। ओवरऑल एक्टिविटी को बढ़ा देता है। हार्ट रेट पर क्या इफेक्ट होगा देखेंगे, और फोर्स ऑफ कॉन्ट्रेक्शन ऑफ हार्ट पर क्या असर होगा पहले ये देखते हैं, फिर बाकी फैक्टर देखेंगे। तो हार्ट रेट पर क्या है, थायरोक्सिन एक्ट डायरेक्टली ऑन हार्ट एंड इंक्रीज द हार्ट रेट। इट इज इंपॉर्टेंट क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशन फॉर डायग्नोसिस ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म एंड हाइपरथायरॉयडिज्म। तो डॉक्टर इनिशियली ब्लड टेस्ट कराने से पहले ये भी चेक करता है कि क्या हार्ट रेट नॉर्मल है या ज्यादा है या बढ़ी हुई है या कम है। ठीक है।
On the force of contraction of heart, due to effect on enzymatic activity, thyroxine generally increase the force of contraction of the heart. But in hyperthyroidism or thyrotoxicosis, the heart may become weak due to excess activity of protein catabolism. So, the patient may die of cardiac decompensation. यहाँ पर ये वर्ड समझ लीजिए, कार्डियक डिकम्पेंसेशन समझेंगे हम कार्डियोवैस्कुलर वाले सिस्टम में. अभी के लिए इसको समझने की जरूरत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा मैं आइडिया देता हूँ. इसमें लिखा हुआ है कार्डियक डिकम्पेंसेशन रेफर्स टू द फेलियर ऑफ हार्ट टू मेंटेन एडिक्वेट सर्कुलेशन एसोसिएटेड विद डिस्निया, है ना, डिस्निया, वेनस एनगॉर्जमेंट और वेन्स ओवरफिल्ड विद द ब्लड एंड एडिमा. ये सब देखने को मिलेगा कार्डियक डिकम्पेंसेशन में. डिस्निया की प्रॉब्लम मिलेगी, वेनस एनगॉर्जमेंट मिलेगा, यानी वेन्स जो है फूली फूली सी दिखाई देगी स्किन पर, है ना, और एडिमा. डिस्निया क्या होता है? शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग को डिस्निया बोलते हैं हम लोग, है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग को डिस्निया बोलते हैं. चलिए देखते हैं ब्लड वेसल्स पर क्या इफेक्ट देखने को मिलेगा. थर्ड इफेक्ट हमारा कार्डियोवैस्कुलर में. और फोर्थ है आर्टीरियल ब्लड प्रेशर पर क्या इफेक्ट मिलेगा. पहले ब्लड वेसल पर देखते हैं. थायरोक्सिन कॉज वासोडाइलेशन, याद कर लीजिए इस बात को, वासोडाइलेशन कर देता है by increasing the metabolic activity. During increased metabolic activity, large quantity of metabolite is produced. These metabolites cause vasodilation. तो ये vasodilator effect भी होता है इसका. Because of increase in rate and force of contraction by the heart, increase in blood volume and blood flow by influence of thyroxine, cardiac output also increases. This in turn increases the blood pressure. बट जनरली मीन प्रेशर इज नॉट अल्टर्ड. ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है. इंक्रीज द ब्लड प्रेशर बट जनरली मीन प्रेशर इज नॉट अल्टर्ड. मीन प्रेशर समझेंगे हम कार्डियोवैस्कुलर में. द सिस्टोलिक प्रेशर इंक्रीजेस एंड डायस्टोलिक प्रेशर डिक्रीजेस. इसीलिए दोनों का मीन निकालेंगे तो वो क्या होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उधर वो डिक्रीज हो जाएगा उतना ही वो इंक्रीज होगा. तो मीन प्रेशर कैसा निकलेगा, बराबर उतना ही रहेगा. सो द ओनली पल्स प्रेशर इज इंक्रीजेस. केवल क्या बढ़ेगा, केवल पेशेंट के अंदर पल्स प्रेशर बढ़ेगा. ठीक है, सिस्टोलिक प्रेशर बढ़ेगा लेकिन उतना ही डायस्टोलिक कम भी हो जाएगा. समझ में आ रही है. तो ये जो दोनों का डिफरेंस है इसको मेंटेन कर लिया जाएगा, लेकिन पल्स प्रेशर हमें फील होगा क्योंकि वो सिस्टोलिक प्रेशर को ही हमारा बता रहा है. ठीक है, चैप्टर 103 का हमें कोई लेना देना इस चैप्टर से भी है नहीं. ये कार्डियोवैस्कुलर का टॉपिक है, तो कार्डियोवैस्कुलर में इसको देखा जाएगा. इसको हटा देते हैं. चलिए कंफ्यूजन हटा. अब देखते हैं कार्डियोवैस्कुलर हो गया. एक्शन ऑन रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन पर क्या इफेक्ट देखने को मिलता है इसका हमें. देखिए, थायरोक्सिन इंक्रीजेस द रेट एंड फोर्स ऑफ रेस्पिरेशन इनडायरेक्टली. द इंक्रीज मेटाबॉलिक रेट कॉज ड्यू टू द थायरोक्सिन इंक्रीज द डिमांड फॉर ऑक्सीजन एंड फॉर्मेशन ऑफ एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड. These two factors stimulate the respiratory center to increase the rate and force of respiration. तो इसकी फिजियोलॉजी हम कहाँ समझेंगे, इसकी फिजियोलॉजी हम समझेंगे बेटा रेस्पिरेटरी वाले चैप्टर में कि किस तरीके से अफेक्ट करता है. और कार्डियोवैस्कुलर की जो डिटेल है वो आपको कहाँ समझ में आएगी, थायरोक्सिन कैसे काम कर रहा है कार्डियोवैस्कुलर में. लेकिन हम क्या पढ़ रहे हैं, थायरोक्सिन का इफेक्ट पढ़ रहे हैं, तो केवल इतना याद रखिए आप. ठीक है, नेक्स्ट एक्शन ऑन जीआईटी. हर एक सिस्टम पे हम देख रहे हैं ना. थायरोक्सिन इंक्रीज द एपेटाइट, भूख को बढ़ा देता है, एंड फूड इंटेक को बढ़ा देता है. इट ऑल्सो इंक्रीज द सिक्रीशन एंड मूवमेंट ऑफ जीआई ट्रैक्ट. सो द हाइपर सिक्रीशन ऑफ थायरोक्सिन कॉज डायरिया एंड लैक्स ऑफ थायरोक्सिन कॉज कॉन्स्टिपेशन. याद रखिए इस बात को. हाइपर में डायरिया होगा और लैक ऑफ थायरोक्सिन में क्या रहेगा, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहेगी. ठीक. एक्शन ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम. सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर क्या इफेक्ट रहेगा. तो थायरोक्सिन हैज वेरी एसेंशियल फॉर डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ सीएनएस. है ना, फीटल लाइफ से इसकी जरूरत पड़ती है, साफ साफ अभी लिखा हुआ था. चलिए, ऑन डेवलपमेंट ऑफ सीएनएस सिस्टम, जब डेवलप हो रहा होता है ब्रेन उस टाइम पर थायरोक्सिन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रमोट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन ड्यूरिंग फीटल लाइफ. During first few years of postnatal life, thyroid deficiency in infant result into the abnormal development of synapses, defective myelination and mental retardation. तो ये मल्टीपल चीजें हो जाती हैं सीएनएस के अंदर. एक तो डेवलपमेंट साइनेप्स का उल्टा सीधा हो जाता है, एबनॉर्मल हो जाता है. डिफेक्टिव माइलिनेशन, माइलिनेशन प्रॉपर्ली नहीं हो पाता नर्व फाइबर्स का, और मेंटल रिटार्डेशन की प्रॉब्लम आती है. क्लियर. ऑन नॉर्मल फंक्शन ऑफ सीएनएस.
ये तो डेवलपमेंट के टाइम की जरूरत है। अब नॉर्मल फंक्शन पर क्या इफेक्ट डालेगा जरा इसको देखते हैं। थायरोक्सिन इज स्टिमुलेटिंग फैक्टर फॉर द CNS, particularly the brain. So the normal functioning of brain needs to be presence of thyroxine. The thyroxine also increases the blood flow to the brain. Thus, during the hypersecretion of thyroxine, there is excess stimulation of CNS, so the person is likely to have extreme nervousness and may develop psychoneurotic problems such as anxiety complex, excess worries, and paranoid thought. Paranoid thought क्या होता है? The person think without justification that other persons are plotting or conspiring against them or harassing them. तो इस स्टेज में साइकोन्यूरोटिक प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, जैसे एंजाइटी कॉम्प्लेक्स, बहुत ज्यादा इंसान हर छोटी छोटी बात पर टेंशन लेने लगता है, एक्सेस वरी, कुछ हद से ज्यादा अपनी चिंताएं करने लगता है, और पैरानॉइड थॉट में उसे ये लगता है कि हर दूसरा इंसान जो उसके आसपास है वो उसकी बुराइयां कर रहा है, उसको क्रिटिसाइज कर रहा है, उसको हरास कर रहा है। हाइपोसिक्रेशन ऑफ थायरोक्सिन लीड्स टू लिथार्जी एंड सोमनोलेंस, यानी एक्सेस स्लीप कॉज लिथार्जी एंड सोमनोलेंस, यानी कोई काम करने का मन नहीं करता, बैठे बैठे सिर्फ खाते रहो ये सब मन करता रहता है, क्योंकि देखिए फूड का वो बढ़ जाता है उसमें। और हाइपोसिक्रेशन में क्या रहेगा? सोमनोलेंस हो जाती है, मतलब एक्सेस स्लीप। ऐसे लोगों को नींद बहुत आती है, कुछ भी मत करवाओ बस सोते ही रहेंगे, थोड़ा सा मौका मिलेगा उन्हें नींद चाहिए होती है, बॉडी को रेस्ट देना होता है। तो ये हाइपोसिक्रेशन की पहचान है। ज्यादा नींद आ रही है तो हाइपोसिक्रेशन हो सकता है। अगेन क्लिनिकल डिफरेंट होता है, हम तो एक फिजियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं। एक्शन ऑन स्केलेटल मसल, स्केलेटल मसल पर बेटा क्या एक्शन हुआ जरा इसको देख लेते हैं। थायरोक्सिन इज एसेंशियल फॉर नॉर्मल एक्टिविटी ऑफ स्केलेटल मसल। स्लाइड इंक्रीज इन थायरोक्सिन लेवल मेक्स द मसल टू वर्क विद मोर वाइगर, बट हाइपर सिक्रेशन ऑफ थायरोक्सिन कॉज वीकनेस ऑफ द मसल ड्यू टू कैटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन। दिस कंडीशन इज कॉल्ड थायरोटॉक्सिक मायोपैथी। इसको बोलते हैं थायरोटॉक्सिक मायोपैथी, यानी अगर एक्सेस में होगा तो ये मसल को वेस्टेज कराने लगेगा। द मसल रिलैक्स वेरी स्लोली आफ्टर द कॉन्ट्रैक्शन। हाइपरथायरॉयडिज्म ऑल्सो कॉज फाइन मस्कुलर ट्रेमर, हल्की कपकपाहट रहती है हाथों में। ट्रेमर का मतलब होता है जो हाथ जो कपकपाते हैं ना, जैसे आप हवा में हाथ रखिए अपना तो वो थोड़ी उंगली आपको कपकपाहट फील होगी, वो होता है ट्रेमर्स। ट्रेमर्स अकर एट द फ्रीक्वेंसी ऑफ 10 to 15 मिनट्स पर सेकेंड, है ना। इट इज ड्यू टू द थायरोक्सिन इंड्यूस्ड एक्सेस न्यूरोनल एक्टिविटी विच कंट्रोल्स द मसल। द लैक ऑफ थायरोक्सिन मेक्स द मसल मोर स्लगिश, और अगर ये कम हो जाएगा थायरोक्सिन हाइपो वाली सिगरेट में तो बहुत ही ज्यादा स्लगिश हो जाएगी, लेथार्जिक हो जाएगी मसल्स, और बहुत ही आलसी टाइप से मूवमेंट रहेंगे, फुर्ती नहीं रहेगी शरीर में। नाउ एक्शन ऑन स्लीप, स्लीप का भी आपको पता चली गया है। स्लीप पर क्या एक्शन रहेगा इसका? नॉर्मल थायरोक्सिन लेवल इज नेसेसरी टू मेंटेन नॉर्मल स्लीप पैटर्न। हाइपर सिक्रेशन थायरोक्सिन कॉज एक्सेसिव स्टिमुलेशन ऑफ मसल एंड CNS, so the person feel tired, exhausted and feel like sleeping, but person cannot sleep because of the stimulatory effect of the thyroxine on neuron, लेकिन पेशेंट सो नहीं पाएगा। On the other hand, hyposecretion of thyroxine cause somnolence, somnolence मतलब excessive sleep, तो उस केस में उसको ज्यादा नींद आएगी, हाइपो के केस में ज्यादा नींद आएगी। क्लियर है यहां तक? अब देखते हैं एक्शन ऑन सेक्सुअल फंक्शन, सेक्सुअल लाइफ कैसी रहेगी ऐसे पेशेंटों की। द नॉर्मल थायरोक्सिन लेवल इज एसेंशियल फॉर नॉर्मल सेक्सुअल फंक्शन। इन मेंस हाइपोथायराइडिज्म लीड्स टू कंप्लीट लॉस ऑफ लिबिडो और सेक्सुअल ड्राइव, एंड हाइपरथायराइडिज्म लीड्स टू इंपोर्टेंस। तो मेन के केस में क्या है, अगर हाइपोथायराइडिज्म में मेल के अंदर है तो लिबिडो यानी सेक्सुअल ड्राइव या डिजायर उसके अंदर नहीं रहेगी, कोई सेक्स करने की इच्छा नहीं रहेगी उसके अंदर। एंड हाइपोथायराइडिज्म वाले के, हाइपरथायराइडिज्म में क्या होगा, हाइपरथायराइड में इंपोर्टेंस तक देखने को मिलती है हमें। ठीक है, व्हाट इज इंपोर्टेंस? अनेबल टू इरेक्ट द पेनिस, पेनिस इरेक्शन में जब प्रॉब्लम आ जाए तो वो क्या होती है, इंपोर्टेंस। ये फर्टिलिटी से रिलेटेड कंसेप्ट नहीं है, दिमाग में रखना, ठीक है, इंपोर्टेंस से रिलेटेड है। नेक्स्ट, इन वोमेन हाइपोथायराइडिज्म कॉज मिनोरेजिया एंड पॉलीमिनोरिया। ठीक है, मिनोरेजिया पॉलीमिनोरिया क्या है, ये रिप्रोडक्शन सिस्टम में समझ में आएगा, लेकिन अभी मैं आपको बता देता हूं कि ये होता क्या है मिनोरेजिया एंड पॉलीमिनोरिया। देखिए मिनोरेजिया जो है, तो मिनोरेजिया में क्या होगा, मिनोरेजिया में एक्सेसिव ब्लीडिंग होगी। ठीक है, जो सिक्रीशंस निकलते हैं मेंस्ट्रुअल फ्लो में वो एक्सेस अमाउंट में निकलेंगे, दैट इज मिनोरेजिया। और पॉलीमिनोरिया का मतलब होता है
कि जो साइकिल होती है वैसे नॉर्मल 28 डेज की होती है, तो साइकिल की जो लेंथ है वो छोटी हो जाती है, 21 डेज से कम दिन की साइकिल रहती है, 21 22 डेज में नई साइकिल हो जाती है, तो पॉलीमिनोरिया मतलब मल्टीपल साइकिल हो जाती है। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो एक साल में कितनी होंगी, ज़्यादा से ज़्यादा 13 हो सकती है साइकिल, सारे दिनों को अगर काउंट अप करो, लेकिन 13 14 50 16 भी हो सकती है अगर 21 दिन की साइकिल हो रही है, तो दैट इज पॉलीमिनोरिया। ठीक है। In some women it cause irregular menstruation and occasionally amenorrhea यानी absence of menstrual cycle. Hyperthyroidism in women lead to oligomenorrhea यानी few menstrual cycles and sometimes amenorrhea also. तो ये आपका चैप्टर हम कहाँ पढ़ेंगे, अपने उसमें रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। यहाँ तक याद रखिए, ये सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगी। अब एक्शंस ऑन अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स, अदर ग्लैंड्स पर इसका क्या इफेक्ट रहता है? Because of its metabolic effect, thyroxine increases the demand for secretion by other endocrine glands. तो ये अदर एंडोक्राइन पर भी इसका कैसा स्टिमुलेटरी इफेक्ट है, क्योंकि ये इंक्रीज कर देती है डिमांड ऑफ सिक्रीशन बाकी ग्लैंड्स की भी। तो ये चीज आपको दिमाग में रखनी है। तो इसी के साथ हमारे फंक्शंस खत्म हो गए हैं एंडोक्राइन ग्लैंड के, है ना, एंडोक्राइन ग्लैंड के नहीं, अपने थायरोक्सिन हार्मोन के फंक्शंस हमारे खत्म हो गए, थायरोक्सिन का बॉडी पर क्या असर है। अब हम देखते हैं कि ये जो थायराइड हार्मोन है इसका मोड ऑफ एक्शन क्या है, मतलब ये बॉडी पर काम कैसे करेगा टारगेट सेल पर। चलिए मोड ऑफ एक्शन में देखते हैं। मोड ऑफ एक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन इन टारगेट सेल, particularly cells of liver, muscles and kidney, most of the T4 is deionated to form T3. So the true intracellular hormone is T3 rather than T4. अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात कि सबसे पहले तो T4 अपनी फॉर्म को चेंज करके डीआयोनेटेड होकर क्या होगा, T3 बनेगा, क्योंकि T3 इंट्रासेल्यूलर हार्मोन T3 है जो अंदर जाएगा सेल में, rather than T4. Moreover, T3 is found freely in plasma and T4 is usually bound. तो यहां पर T4 का T3 में कन्वर्ट होना जरूरी है सेल पर अपना एक्शन दिखाने के लिए, लेकिन आप देखोगे कि T3 ज्यादा मिलेगा आपको प्लाज्मा में फ्रीली, T4 ज्यादा टाइटली बाउंड रहता है किसके साथ, प्लाज्मा प्रोटीन्स के साथ। So at the site of action T3 act more quickly than T4. T3 also has got high binding affinity for thyroid hormone receptors. थायराइड हार्मोन रिसेप्टर्स के लिए T3 के पास भी हाई बाइंडिंग एफिनिटी होती है। थायराइड हार्मोन एक्ट बाय एक्टिवेटिंग द जीन्स एंड इंक्रीजिंग द जेनेटिक ट्रांसक्रिप्शन। चैप्टर 65 कोई लेना देना नहीं है अभी इस चैप्टर से, क्या है लेना देना, हम इतना समझ लेंगे अभी कि ये क्या करेगा। आपको पता है मैंने हार्मोन में ही बता दिया था शुरुआत के जो सेकंड लेक्चर है हमारा, जिसमें इंट्रोडक्टरी पार्ट बताया था हार्मोन्स का, तो आपको बताया था कि थायराइड कैसे काम करता है। ये न्यूक्लियस पे इसके रिसेप्टर्स होते हैं, वहां पर जाके काम करता है, न्यूक्लियस के थ्रू सीधा जेनेटिक मटेरियल में चेंजेस कराता है, तो जेनेटिक ट्रांसक्रिप्शन को बढ़ा देगा। एंड एडिशन थायराइड हार्मोन ऑल्सो एक्ट एट माइटोकॉन्ड्रियल लेवल बाई स्टिमुलेटिंग द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन एंड आरएनए। तो साइटोप्लाज्म के बाहर भी अपना पूरा फंक्शन करता है माइटोकॉन्ड्रिया के थ्रू, और साइटोप्लाज्म के अंदर न्यूक्लियस पर भी इसका पूरा इफेक्ट रहता है। तो ये थायराइड हार्मोन का एक्ट करने का तरीका है। अब जरा ये देखते हैं कि सीक्वेंस ऑफ इवेंट क्या होगा, मतलब क्या क्या होगा इस एक्शन को करने के लिए। तो बोल दिया एक लाइन में कि ये जीन्स को एक्टिवेट कराता है, इंक्रीजिंग द जेनेटिक ट्रांसक्रिप्शन और प्रोटीन सिंथेसिस। होगा क्या क्या, जरा इस सीक्वेंस को भी समझना जरूरी है। चलिए समझते हैं। देखिए सीक्वेंस में क्या रहेगा समझते हैं। थायराइड हार्मोन एंटर्स द न्यूक्लियस ऑफ सेल एंड बाइंड टू द थायराइड हार्मोन रिसेप्टर। न्यूक्लियस में अंदर जाएगा ये सेल को क्रॉस करके, ठीक, और किसके साथ बाइंड करेगा, वहां पर न्यूक्लियस के अंदर क्या मिलेंगे इसे, थायराइड रिसेप्टर, विच आर आइदर अटैच्ड टू द डीएनए जेनेटिक स्ट्रैंड और इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू। या तो ये रिसेप्टर डीएनए के जेनेटिक स्ट्रैंड पर ही लगे होंगे या फिर उसके आसपास कहीं होंगे। देन थायराइड रिसेप्टर इज ऑलवेज बाउंड टू अनदर रिसेप्टर कॉल्ड रेटिनॉइड एक्स रिसेप्टर, RXR। ये एक और रिसेप्टर होता है जिससे थायराइड रिसेप्टर TR जुड़ा रहता है, ठीक है। एग्जैक्ट रोल ऑफ RXR इज नॉट क्लियर। थायराइड हार्मोन बाइंड विद रिसेप्टर एंड फॉर्म द हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। हमें RXR का फंक्शन नहीं पता, लेकिन ये वहां पर होता है, और हमें इतना पता है कि थायराइड हार्मोन जो है वो बाइंड करता है किसके साथ, इसके साथ, TR के साथ बाइंड करके क्या बनाता है, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। दिस कॉम्प्लेक्स इनिशिएट द ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस बाय एक्टिवेटिंग द एंजाइम सच एज RNA पॉलीमरेज एंड फॉस्फोप्रोटीन काइनेज। और ये किसको एक्टिवेट कराएगा,
ये न्यूक्लियस में अंदर दो एंजाइम्स मिलते हैं, आरएनए पॉलीमरेज एंड फॉस्फोप्रोटीन काइनेज, इनको स्टिमुलेट करा के ट्रांसक्रिप्शन शुरू करा देगा। इट ऑल्सो स्टिमुलेट द सिंथेसिस ऑफ न्यूक्लियर प्रोटीन, thus a large number of messenger RNA is formed which activate the ribosome to synthesize the new protein. New protein are involved in many activities including the enzymatic action. और ये नई नई तरीके की प्रोटीन्स बनवाता है फिर अपनी मर्जी के हिसाब से, और उससे क्या बनता है, नए नए तरीके के एंजाइम्स बनेंगे, क्योंकि ऑल द एंजाइम्स आर प्रोटीन। समझ में आ रहा है? तो ये इस तरीके से काम करेगा। तो ये इसका सीक्वेंस ऑफ इवेंट हो गया, ये जनरल आइडिया आपको लग गया कि कैसे कैसे काम करेगा ये। इसके बाद बात करते हैं रेगुलेशन ऑफ सिक्रीशन की। रेगुलेशन ऑफ सिक्रीशन ऑफ थायराइड हार्मोन कैसे रेगुलेट करता है? तो सिक्रीशन ऑफ थायराइड हार्मोन इज कंट्रोल्ड बाय एंटीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी इसको कंट्रोल करती है, और हाइपोथैलेमस थ्रू फीडबैक मैकेनिज्म। मैनी फैक्टर्स आर इन्वॉल्व इन द रेगुलेशन ऑफ थायराइड सिक्रीशन। आपको पता है पिट्यूटरी मास्टर ग्लैंड थी, और उसका मास्टर कौन था? थायराइड। थायराइड पिट्यूटरी से कहता था भाई नहीं, हाइपोथैलेमस थायराइड, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी से कहता था, जो सुपर मास्टर था हाइपोथैलेमस, वो मास्टर से बोलता था कि भाई थायराइड से बोल थोड़ा थायरोक्सिन रिलीज कराए। तो फिर पिट्यूटरी ने वो बात सुन ली हाइपोथैलेमस की, अब पिट्यूटरी इसको बताएगी फोन करके कि भाई थायराइड अब तुम थायरोक्सिन बनाना शुरू कर दो। तो इस तरीके से चेन में चलता है फीडबैक मैकेनिज्म पर। ठीक है, तो हाइपोथैलेमस के पास फीडबैक आता है कि बॉडी में थायराइड कम हो रहा है, थायराइड की जरूरत है, तो फिर ये खुद डायरेक्ट थायराइड को कॉन्टेक्ट नहीं करता, किसके थ्रू करता है कॉन्टेक्ट? पिट्यूटरी के थ्रू। ठीक है, तो इसमें हमें मेन रोल किसका है? रोल ऑफ पिट्यूटरी। तो पिट्यूटरी से क्या निकलता है बेटा? थायराइड टीएसएच निकलता है, आपको पता है पिट्यूटरी से। याद आया? फ्लैट पीजी 6 हार्मोन्स निकलते हैं पिट्यूटरी से। ठीक है, एंटीरियर पिट्यूटरी से। किससे? एंटीरियर पिट्यूटरी से। ठीक, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन और टीएसएच secreted by anterior pituitary is major factor regulating the synthesis and release of thyroid hormone. यानी ये जो टीएसएच निकलता है, ये टीएसएच करता है किसको? ये मेजर रेगुलेटिंग फैक्टर है किसका? थायराइड हार्मोन का। तो ये सिंथेसिस और रिलीज को थायराइड ग्लैंड से, थायराइड हार्मोन के सिंथेसिस और रिलीज को कंट्रोल करता है, गवर्न करता है। इट ऑल्सो नेसेसरी फॉर द ग्रोथ एंड सिक्रेटरी एक्टिविटी ऑफ थायराइड ग्लैंड, और साथ में थायराइड ग्लैंड का भी ग्रोथ और डेवलपमेंट वाले पोर्शन को देखता है। दस टीएसएच इन्फ्लुएंस एवरी स्टेज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिलीज ऑफ थायराइड हार्मोन। तो मेन कौन सा हार्मोन है जो थायराइड हार्मोन के रिलीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है? टीएसएच। अब केमिस्ट्री देखें इसकी, तो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन इज अ पेप्टाइड हार्मोन। आपको पता है पिट्यूटरी से निकलने वाले ज्यादातर हार्मोन पेट्रोनियस है, तो ये कैसा है? छोटा है। तो पेप्टाइड हार्मोन विद 1 अल्फा एंड 1 बीटा चेन। हाफ लाइफ ऑफ प्लाज्मा लेवल कितनी है इसकी? तो देखिए हाफ लाइफ ऑफ टीएसएच इज 60 मिनट एंड द नॉर्मल प्लाज्मा लेवल ऑफ टीएसएच इज 2 माइक्रो मिलीलीटर। 2 माइक्रो मिलीलीटर। एक्शन ऑफ थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, क्या एक्शन रहेगा देख लेते हैं। एक्शन ऑफ थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, तो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन इंक्रीजेस द नंबर ऑफ फॉलिकुलर सेल ऑफ थायराइड। थायराइड ग्लैंड में फॉलिकुलर सेल को बढ़ा देगा। कन्वर्जन ऑफ क्यूबोइडल सेल इन थायराइड ग्लैंड इनटू कॉलुमिनर सेल एंड देयर बाई कॉज इट टू डेवलपमेंट ऑफ थायराइड फॉलिकल। और इसके जो क्यूबोइडल सेल हैं, क्यूबोइडल सेल फॉलिकल सेल के, उनको कॉलुमिनर में कन्वर्ट करवा के क्या बना देगा? फॉलिकल के नंबर इंक्रीज करवा देगा। साइज एंड सिक्रेटरी एक्टिविटी ऑफ फॉलिकुलर सेल को बढ़ा देगा। आयोडाइड पंप एंड आयोडाइड ट्रैपिंग ऑफ फॉलिकुलर सेल को इंक्रीज करवा देगा। थायरोग्लोबुलिन सिक्रीशन इन फॉलिकल को इंक्रीज करा देगा। आयोडीनेशन ऑफ टायरोनेशन कपलिंग टू फॉर्म हार्मोन को वाली प्रोसेस को इंक्रीज करा देगा। प्रोटियोलाइसिस ऑफ थायरोग्लोबुलिन को इंक्रीज करा देगा, बाय विच रिलीज ऑफ हार्मोन इज एनहेंस और कोलोइडल सब्सटेंसेस डिक्रीज। इमीडिएट इफेक्ट ऑफ टीएसएच इज प्रोटियोलाइसिस ऑफ द थायरोग्लोबुलिन by which thyroxine is released within 30 minutes. Effect of TSH on other stages in thyroxine synthesis take place after some hours, day or weeks. तो मेन जो इसका इमीडिएट इफेक्ट है TSH का क्या है, ये आपको याद रखना है। ये है प्रोटियोलाइसिस करवाना, जिससे कि थायरोग्लोबुलिन ने जिसको पकड़ रखा है थायरोक्सिन को, उसको उससे अलग करा के उसे ब्लड में भेजना, यानी फॉलिकुलर सेल से उसको बाहर भेजना, क्योंकि वो किसके साथ बाउंडेड है? थायरोग्लोबुलिन के साथ। क्लियर? मोड ऑफ एक्शन क्या है टीएसएच का? टीएसएच एक्ट्स थ्रू साइक्लिक एएमपी, वही सेकेंडरी मैसेंजर वाला तरीके से ये एक्ट करेगा। याद आ गया? सेकेंडरी मैसेंजर वाले से काम करेगा साइक्लिक एएमपी, क्योंकि साइक्लिक एएमपी क्या सेकेंडरी मैसेंजर है। जबकि थायरोक्सिन कैसे काम करेगा? थायरोक्सिन न्यूक्लियस पर
जेनेटिक मटेरियल के थ्रू एक्ट करता है, ठीक है, जेनेटिक ट्रांसक्रिप्शन और ये सब कराता है थायराइड। तो वो किस पर एक्ट करता है? न्यूक्लियस पर। अब हाइपोथैलेमस पर इसका रोल देखते हैं। रोल ऑफ हाइपोथैलेमस का क्या रोल है इस पर, ठीक है। तो देखिए हमने पिट्यूटरी का रोल देख लिया थायराइड पर, अब हाइपोथैलेमस का क्या रोल है। हाइपोथैलेमस रेगुलेट द थायराइड सिक्रीशन बाय कंट्रोलिंग टीएसएच सिक्रीशन थ्रू थायरोट्रोपिक रिलीजिंग फैक्टर टीआरएच। तो थायराइड हाइपोथैलेमस का डायरेक्ट तो कोई कॉन्टेक्ट नहीं है थायराइड के साथ, इनडायरेक्टली है विद द हेल्प ऑफ टीएसएच। क्योंकि आपको पता है पिट्यूटरी से टीएसएच थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन कब निकला? जब इसको कमांड आई इन द फॉर्म ऑफ टीआरएच यानी थायरोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। इसने पिट्यूटरी को बोला कि भाई टीएसएच रिलीज करा, टीएसएच ने जाके थायरोन को बोला चल भाई थायरोक्सिन रिलीज कर। तो ये सीरीज है। फ्रॉम हाइपोथैलेमस टीआरएच इज ट्रांसपोर्टेड थ्रू हाइपोथैलेमो हाइपोफाइजियल पोर्टल वेसल्स टू द एंटीरियर पिट्यूटरी। आफ्टर रीचिंग टू द पिट्यूटरी ग्लैंड टीआरएच कॉज रिलीज ऑफ टीएसएच, और इसके टीएसएच के रिलीज होते ही वो टीएसएच किस पर एक्ट करेगा? थायराइड ग्लैंड पे, और थायरोक्सिन का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। फीडबैक कंट्रोल। फीडबैक कंट्रोल क्या है? फीडबैक कंट्रोल कैसे है? थायराइड हार्मोन रेगुलर देयर ओन सिक्रीशन थ्रू नेगेटिव फीडबैक कंट्रोल। कौन से फीडबैक कंट्रोल के थ्रू? नेगेटिव फीडबैक कंट्रोल के थ्रू, ठीक है। बाय इनहिबिटिंग द रिलीज ऑफ टीआरएच फ्रॉम हाइपोथैलेमस एंड टीएसएच फ्रॉम द एंटीरियर पिट्यूटरी गिवन इन द फिगर 67.4, ठीक है। 67.4 में अभी हम देखेंगे कि कैसे ये नेगेटिव फीडबैक देता है। रोल ऑफ आयोडाइड। आयोडाइड का क्या रोल है? तो iodide is important factor regulating the synthesis of thyroid hormone. When dietary level of iodine is moderate, the blood level of thyroid hormone is normal. However, when iodine intake is high, the enzyme necessary for synthesis of thyroid hormones are inhibited by iodide itself, resulting in suppression of hormone synthesis. This effect of iodine is called Wolff-Chaikoff effect. ये effect पूछ लेते हैं कई बार। कौन सा effect? Wolff-Chaikoff ऑफ इफेक्ट, ठीक है। अगर आप खाने में डाइट में आयोडीन ज्यादा ले रहे हो यानी नमक ज्यादा खा रहे हो बहुत ज्यादा, तो उससे क्या होगा? मॉडरेट लेवल ऑफ ब्लड लेवल ऑफ थायराइड हार्मोन इज नॉर्मल, अगर आप नॉर्मल ले रहे हो। लेकिन अगर आपने आयोडीन इंटेक बढ़ा दिया तो ये क्या करेगा? द एंजाइम नेसेसरी फॉर सिंथेसिस ऑफ थायराइड हार्मोन इनहिबिट को करेगा, उसको इनहिबिट करेगा बाय आयोडाइड इटसेल्फ। दिस रिजल्टिंग सप्रेशन of hormone synthesis is called Wolff-Chaikoff effect। तो आयोडीन ज्यादा लेने से ये भी प्रॉब्लम है, ठीक है, कि उसका क्या इफेक्ट है? उसका सप्रेसिंग इफेक्ट है। किस पर? हार्मोन सिंथेसिस पर। हार्मोन सिंथेसिस को ठीक से नहीं होने देगा। रोल ऑफ अदर फैक्टर्स। अदर फैक्टर्स का क्या रोल है? मेनी अदर फैक्टर्स आर इन्वॉल्व इन रेगुलेशन ऑफ थायराइड सिक्रीशन इन अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द बॉडी। इसके अलावा और भी कई फैक्टर हैं, ये जो हमने डिस्कस किए हैं, इसके अलावा और भी कई फैक्टर है अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ द बॉडी। वो कौन कौन से फैक्टर हैं जरा इसको देखते हैं। फैक्टर्स इंक्रीजेस द सिक्रीशन ऑफ थायराइड हार्मोन। कब इंक्रीज हो जाएगा थायराइड हार्मोन का सिक्रीशन? लो बीएमआर, अगर लो बीएमआर हो, लेप्टिन रिलीज हुआ हो ब्लड में, एंड अल्फा मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये तीन कंडीशन है जब इंक्रीज हो जाएगा किसका सिक्रीशन? थायराइड का। लेप्टिन कहां से रिलीज होता है? एडिपोज टिश्यू से होता है। अल्फा मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहां से रिलीज होता है? पिट्यूटरी से। इट इंक्रीज द रिलीज ऑफ टीआरएच एंड सिंथेसिस ऑफ T4। थायराइड रिलीजिंग हार्मोन कहां से निकलता था? कहां से निकलता था? टीआरएच, हाइपोथैलेमस से, है ना। द लो बॉडी टेम्परेचर ऑल्सो स्टिमुलेट द सिंथेसिस ऑफ थायराइड हार्मोन। हाउएवर दिस अकर्स ओनली इन इन्फेंट। जबकि ये सारी चीजें, बॉडी टेम्परेचर वाला फैक्टर कहाँ काम करेगा? सिर्फ और सिर्फ बच्चों में, इन्फेंट में। लो बॉडी टेम्परेचर ऑल्सो स्टिमुलेट एंड ओनली इन इन्फेंट। फैक्टर्स दैट डिक्रीज द सिक्रीशन ऑफ थायराइड हार्मोन। एक्सेस आयोडीन अगर आप खा रहे हो तो थायराइड हार्मोन नहीं बनेगा, स्ट्रेस में नहीं बनेगा, सोमेटोस्टैटिन में नहीं बनेगा, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड की लेवल ज्यादा होगी तो नहीं बनेगा, सोमेटोस्टैटिन की लेवल पे भी नहीं बनेगा, डोपामाइन की लेवल ज्यादा होगी तो भी नहीं बनेगा। दीज फैक्टर डिक्रीज द सिक्रीशन ऑफ थायराइड हार्मोन बाय इनहिबिटिंग द रिलीज ऑफ टीआरएच। और टीआरएच हमारा कहां से रिलीज होता था? हाइपोथैलेमस से। टीएसएच कहां से रिलीज होता था? एंटीरियर पिट्यूटरी से। अब ये 67.4 वाला डायग्राम और देख लेते हैं और इसी के साथ वीडियो को खत्म करते हैं। फिर अपने नेक्स्ट उसमें हम अप्लाइड पार्ट या डिसऑर्डर देखेंगे। चलिए,
तो स्टिमुलेशन हमें किस किस से मिलता है हाइपोथैलेमस को, जैसा अभी मैंने डिस्कस किया है, लो बीएमआर होनी चाहिए, लेप्टिन लेवल लो हो जाए, या अल्फा मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन लो हो जाए ब्लड में, तो उससे क्या होगा, ये स्टिमुलेट करेंगे हाइपोथैलेमस को। हाइपोथैलेमस से क्या रिलीज होता था, टीआरएच, है ना। टीआरएच किसको क्या रिलीज करेगा, टीआरएच, टीआरएच किसको स्टिमुलेट करेगा, एंटी पिट्यूटरी का, एंटी पिट्यूटरी से क्या निकलेगा, टीएसएच, टीएसएच किसको स्टिमुलेट करेगा, थायराइड को, थायराइड से क्या रिलीज होगा, थायराइड हार्मोन T3 और T4। अब ये T3 T4 का लेवल जैसे ही ब्लड में हाई हो जाएगा तो ये अपने लिए क्या भेजने लगेंगे, नेगेटिव फीडबैक, है ना। नेगेटिव फीडबैक के थ्रू ये क्या करेंगे, इनहिबिशन, तो यहाँ पर ये इनहिबिट कर देगा नेगेटिव से, और यहाँ भी ये भी इनहिबिट कर देगा। अच्छा, इनहिबिशन कब कब होगा, इसके अलावा नेगेटिव फीडबैक के अलावा कब कब होगा, एक्सेस आयोडीन ले रहा हो बंदा, स्ट्रेस में रहता हो, सोमेटोस्टेटिन ब्लड में ज्यादा हो, या ग्लूकोकॉर्टिकोइड ज्यादा हो, या डोपामिन की लेवल ज्यादा बढ़ी हुई हो, तो भी ये क्या करेंगे, हाइपोथैलेमस से टीआरएच के सिक्रीशन को क्या करेंगे, इनहिबिट करेंगे। तो यहां पर ये इनहिबिटरी इफेक्ट होगा। क्लियर है, आई होप यहां तक आपको समझ आया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसका लास्ट पोर्शन देखेंगे, दैट इज अप्लाइड पार्ट ऑफ थायराइड ग्लैंड। चलिए, अगर आपको लाइक तो जल्दी से एक लाइक का बटन दबा दीजिए। चलिए।